न्यूज़ और आपके साथ मैं हूँ सौरभ दुबे। हमारे साथ आपको फ्रेम में नज़र आ रहे होंगे मसूद आलम खान। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक ऐसा नेता जो अपने पैसे से 40-40 किलोमीटर सड़क बनवा लेता है। ये बड़ी बात होती है। यहाँ लोग विधायक, सांसद होते हुए भी कई ऐसे काम होते हैं जो नहीं करा पाते। लेकिन कोई नेता ऐसा जो अपने पैसे से 40 किलोमीटर लंबी सड़क बना दे, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही नेता हमारे साथ है, मसूद आलम खान जी। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका। अयोध्या जी की धरती से चल के आप गोंडा आए हैं। बहुत ही आपके और आपकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन है। आपके सारे सारे जो व्यूअर्स हैं उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले तो यही चीज़ आपसे जान लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा लोग बताते हैं 40 किलोमीटर लंबी सड़क मसूद आलम खान ने अपने पैसे से बनवा दी। इतना पैसा कहाँ से आया? दूसरी चीज़ ये कि जो लोग सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, कई बार आपने भी देखा होगा कि उसके पास लोग जाते हैं, प्रस्ताव लेके जाते हैं, वो नेताओं मंत्रियों के चक्कर काटते हैं, उसके बाद भी काम नहीं हो पाता। उनके पास तो और भी पैसे होते हैं, जबकि वो भी चाहें तो 2-4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो सड़क बनवा ही सकते हैं। आपके दिमाग में कहाँ से आया कि हमें 40 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमारी अपनी पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। हमारे ग्रैंडफादर एक फ्रीडम फाइटर थे और उसके बाद में देश की आज़ादी के बाद उन्होंने बहुत बड़ा सामाजिक कार्य किया। एक बहुत ही सामाजिक शख्सियत रहे और पूरे जनपद में हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता के एक प्रतीक बने। उन्होंने पूरा जीवन इसी में व्यतीत किया। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे अंदर खून है, हमारे अंदर जो ब्लड है, ये राजनीति की नहीं है। इसमें देश से मोहब्बत, देश से प्रेम, समाज की खिदमत और लोगों की आस्थाओं का सम्मान करना। 2011 वर्ष था, मैं ब्लॉक प्रमुख था और हमारे यहाँ जो कजरी तीज का पर्व है गोंडा जिले में, मतलब आप ये मान के चलिए कि प्रयागराज की भीड़ होती है, उसके बाद अगर कहीं इतनी भीड़ एक दिन के अंदर इकट्ठा होती है तो पृथ्वीनाथ मंदिर और दुखरनाथ मंदिर पे होती है। तो दुखरनाथ मंदिर का जो रास्ता आता है बालपुर बाजार होके, उसका पुल टूट गया। शासन ने, प्रशासन ने ये कहा कि नहीं, अब सारे श्रद्धालु पृथ्वीनाथ मंदिर पर जलाभिषेक करेंगे। तो वो सड़क बहुत जर्जर थी, बहुत खराब थी। आप जानते हैं कि जो कजरी तीज में जो श्रद्धालु जाते हैं, जो कांवड़िए भाई जाते हैं, वो नंगे पैर जाते हैं। उस वक़्त यहाँ डीएम राम बहादुर साहब थे, तो मैं गया और उनसे कहा, तो उन्होंने मेहनत किया, लेकिन अब 37 किलोमीटर का रास्ता था। पीडब्ल्यूडी से उन्होंने कहा, तो उन्होंने 150 ट्राली ईंटा पत्थर गिराया, वो पर्याप्त नहीं था। मैं उस रास्ते से, चूँकि हमारा क्षेत्र था, तो जब नहीं बन पाया तो तमाम हिंदू समाज के हमारे लोगों ने हमसे कहा कि इस बार 10 लाख की भीड़ इस पे जानी है। 10 लाख की भीड़ जानी है उस कजरी तीज समय में। 10 लाख। 10 लाख, हाँ, 10 लाख की। आप कभी भी पृथ्वीनाथ मंदिर का जो जलाभिषेक होता है, आप कभी भी भीड़ उसको देखिए, 10 लाख की भीड़ जा रही है और पैदल जाएगी और नंगे पैर जाएगी। तो इसमें तो लोग जख्मी हो जाएँगे। तो सरकारी जितने मैंने प्रयास किया, वो पर्याप्त नहीं था। तो मैंने फिर कहा कि लोगों ने कहा कि आप देखिए, तो मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा। क्योंकि अब मैं प्रयास करता, सरकार साथ 10 दिन बचे थे जलाभिषेक होने में, जो कजरी तीज के दिन जलाभिषेक, उसका 10 दिन बचा था। और सरकारी कामों में अगर हमें मेहनत करते तो 10 दिन में तो एप्लीकेशन पहुंचता है, उसमें और कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो मैंने ठाना कि नहीं, अगर मेरे पास ईश्वर ने कुछ दे रखा है, तो हम अगर किसी के लिए काम आ सकें, एक तो लोग जख्मी होंगे, पैर होंगे, एक तो इंसानियत के नाते, और दूसरी एक किसी के धर्म और आस्था का सम्मान करने के लिए मैंने 10 दिन के अंदर सैकड़ों ट्रैक्टर ट्राली लगाए, जेसीबी लगाया, रोलर लगाया, दिन रात काम कराया। दिन रात काम करके 37 किलोमीटर करनेलगंज से पृथ्वीनाथ मंदिर तक की सड़क मैंने पूरी मरम्मत कराई, एकदम अ, बढ़िया सड़क, कि ताकि श्रद्धालु हमारे आसानी से उससे गए और लोगों ने अपना जलाभिषेक किया। वहाँ तो हिंदू लोग जाते हैं और आप मुस्लिम हैं। तमाम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, आपने देखा भी होगा। तो आपकी कौन-सी पीड़ा उधराई हुई थी कि भैया हमें करना ही करना है? मैंने पहले कहा कि ये मेरी पृष्ठभूमि में है, भाईचारा, सेवा, खिदमत, ये मुझे मेरे पूर्वज से मिला है और मेरे अंदर
मैं सबसे पहले इंसानियत को अपना फ़र्ज़ मानता हूँ, ठीक है? इंसानियत की और मुझसे मैं चूँकि उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि था, प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो मुझे लगा कि मेरे पास तो कोई बजट नहीं था, क्योंकि मैं बजट तो एमपी विधायक के पास होता है कि भई वो अपनी फंड कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख के पास ऐसा कोई बजट नहीं होता है। तो मैं मैंने ये देखते हुए कि नहीं ये काम और हमने कहा कि हमारी पीढ़ियों से ये काम चला आ रहा है हिंदू-मुस्लिम भाईचारा का, उसको देखते हुए मैंने उस सड़क का निर्माण कराया और उसका मरम्मत कराई और एक चीज़ आपको और बता दें, 18 साल से उसी रोड पर सरजू जी से लेकर के और जो उठाते हैं लोग और फिर जो पृथ्वीनाथ मंदिर जलाभिषेक करते हैं, कटरा बाज़ार रास्ते में पड़ता है, हम एक पंडाल लगाते हैं। हज़ारों पंडाल हमारा हिंदू भाई लगाता है पुण्य के लिए, पुण्य के लिए लगाता है ना? बिल्कुल। एक पंडाल लगता है प्रेम के लिए, उसका नाम लिखा जाता है प्रेम का पंडाल। हम 18 वर्षों से लगातार वहाँ पर प्रेम का पंडाल लगाते हैं, उसमें फल फ्रूट वितरित करते हैं और उसका सिर्फ़ मकसद यही है, भाईचारा, सद्भाव को बढ़ाना, हम दिखाने के लिए कि हम हिंदू भाइयों को कि नहीं आपका सबसे बड़ा हमारे जनपद का जो भीड़-भाड़ सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है, हम आपके साथ हैं, आपके त्योहार में, हम आपकी खुशियों में आपके साथ हैं और वहाँ से एक भाईचारा का एक संदेश देने का हम काम करते हैं। ये 18 साल से कर रहे हैं। समान रूप से आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो हो, आप इंसानियत के नाते समान रूप से सबको देखते हैं। मैं सबको करता हूँ, मैं ईद में भी, मैं मुहर्रम में भी, मैं रमज़ान में भी, हर जब पे होली पे भी, दीपावली पे भी, हर जगह, हर त्योहारों में अपनी योगदान करता हूँ और जितना भी हो सकता है कि उस त्योहार को लोग कैसे मना सकें, उससे पहले जैसे होली कैसे मना सकें, तो मैं एक होली सद्भाव समागम करता हूँ। उससे 2 दिन पहले उस सद्भाव समागम में सारे समाज के लोगों को बुलाता हूँ और हज़ारों गरीब परिवारों को बुला करके उन्हें कपड़ा, मिठाई और सारी चीज़ बच्चों को पिचकारियाँ और रंग जो भी है, वो हम देते हैं कि ताकि ये होली मना सकें। दिवाली से पहले भी करता हूँ, ईद से पहले भी करता हूँ, कि चलिए कुछ हमारे सहयोग से कुछ परिवार अपना त्योहार कर सकें। ये हम बहुत दिनों से 20 साल से ये सब हम करते आ रहे हैं। इस बार चर्चा है कि आप भी चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे? देखिए हम चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे और मैं 2024 का चुनाव लोकसभा की श्रावस्ती से तैयारी कर रहा था। तो पूरी तैयारी थी हम लड़ने के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मुझे जो है अनुमोदित किया था कि ठीक है। लेकिन फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं इस बार चूँकि एक दूसरे फ़ॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ाया गया पार्लियामेंट में और हमसे कहा आप विधानसभा लड़ जाइएगा। लोकसभा लड़ने के लिए श्री राम शरण वर्मा जी को कहा इन्हें लड़ा दीजिए, तो मैंने राम शरण वर्मा जी को लोकसभा लड़ाया, वो जीते और 2027 का ऊपर वाला चाहेगा तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपका टिकट भी कभी कट गया था। नामांकन के लिए आप गए, उसके बाद बाहर आते हैं, पता चलता है कि आपका टिकट कट जाता है। ऐसा क्यों हुआ था? क्या जानकारी अब तक है? देखिए ऐसा है, हर दल में ऐसी बात होती है कि जो एक पुराने बरगद होते हैं, वो अपने नीचे किसी पौधे को नहीं उगने देना चाहते हैं, हुँ, है ना? जी, जी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हर नए चेहरे को, नए लोगों को जो काम करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उनके अंदर ऊर्जा है, उनको मौका देना चाहिए था। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इसमें कोई गलती नहीं थी। हमने कहा कि वो ऐसे लोग जो दूसरे को आगे नहीं जाने देना चाहते थे, उन्होंने इस तरह का एक षड्यंत्र किया, उसके तहत टिकट कटा, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात मैंने मानी और वहाँ से मैंने समाजवादी पार्टी का विधायक 20 साल के बाद जितवाया। बरगद का वृक्ष वो कौन था, जिसके इशारे पर आपका टिकट कटा? ये पूरे हमारे देवी पाटिल मंडल के लोग जानते हैं, नाम लेने में उसकी आवश्यकता नहीं है। ये लोगों के लिए छोड़ देते हैं, लोग कमेंट करके बताएँगे कौन था? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल लोग बताएँ। मैं एक अपील करता हूँ, उन सारे लोगों के लिए और मैं सारे दलों के लिए कहता हूँ, मैं खाली समाजवादी पार्टी में नहीं कहता हूँ, कि पुराने लोगों को चाहिए कि ठीक है वो राजनीति करें, लेकिन नए लोग जो राजनीति में आ रहे हैं, जो ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा ऊर्जा से काम कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं, उन्हें भी रास्ता दें और उन्हें भी अपना जगह दें, ताकि उन्हें भी अपने अंदर की जो क्षमता है, उनके अंदर जो पोटेंशियल है, उनके अंदर जो प्रतिभा है, उसे वो दिखाने का उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो 2027 का भी चुनाव है और इस वक़्त हम गोंडा में हैं। गोंडा को लेकर क्या तैयारियाँ हैं? गोंडा में कितनी सीटें निकल सकती हैं? गोंडा में इस बार मैं आपको बताऊँ
एक आध सीट की बात तो मैं नहीं कर सकता। 7 सीटें हैं, हम लोग तो 7 की 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने का काम करेगी और इसी तरह से अगले बार थोड़ा-सा टिकट में बँटवारे में भी जो भी कुछ चूक रही होगी, इस बार राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर बहुत मजबूती से ध्यान दे रहा है, पूरे प्रदेश में दे रहा है और वो पहले ही टिकट बँटवारा भी हमें लगता है कि 4-6 महीने, 8 महीने पहले घोषणा भी हो जाएगी ताकि लोगों को अपनी क्षेत्र में मेहनत करने का, मदद करने का, रूठे हुए लोगों को मनाने का, ठीक है, मौका मिलेगा लोगों को। गोंडा में इस वक़्त हम बैठे हैं, तो गोंडा का समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन? देखिए, ये सारे मान लीजिए। सारे लोग अपने-अपने क्षेत्र में जो लोग हैं, वो सब नहीं, बड़े नेता कोई हैं। तो होगा जिसका प्रभाव पूरे गोंडा में होगा, जिसकी बातें सभी सुनते होंगे, जिसकी बातें सभी मानते होंगे, कोई तो एक नेता होगा या कोई नहीं है? है, सब लोग अपने-अपने क्षेत्र में हैं। हमारे यहाँ जैसे वरिष्ठ नेताओं में यो माननीय योगेश प्रताप सिंह हैं, माननीय बैजनाथ दुबे जी हैं, नयनताल शुक्ला जी हैं, जिला अध्यक्ष अरशद हुसैन जी हैं, भाई छोटे भाई सूरज सिंह जी हैं, सर्वमान्य नेता कौन है समाजवादी पार्टी का यहाँ पे, जिसको सभी मानते हों? सबको सब मानते हैं। मैंने कहा कि सबको सब मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सबको सब मानते हैं और हमारे यहाँ सर्वमान्य नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। जिले के किसी नेता का नाम नहीं ले रहे हैं आप? नहीं, कोई एक अब नाम अगर लेना हो तो किसका नाम लेंगे आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सर्वमान्य नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। हर लोग अपनी विधानसभा के सर्वमान्य हैं, हर लोग अपने क्षेत्र में सर्वमान्य हैं और सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम एक किसी को किसका किसको कह दें भई, जब सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो मैंने जितना नाम बताया है, ये सब लोग ठीक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोकप्रिय हैं, तो अब इसमें किसी एक व्यक्ति के लिए कैसे कहा जा सकता है? एक हमारे यहाँ सबसे बड़ी माननीय पंडित सिंह नहीं रहे इस जिले में। एक सबसे एक अच्छा प्रभाव उनका रहता था जिले में। तो एक कमी हमें इस जिले में जो कमी खल रही है, वो ज़रूर पंडित सिंह की कमी खल रही है। पंडित सिंह की कमी पूरी कौन करेगा? तो सभी सातों विधानसभा के लोग मिल कर के जब सरकार बन जाएगी, जिसको काम करने का मौका मिलेगा, जो सबसे अच्छा काम करके दिखाएगा, कोई पंडित सिंह की कमी को पूरा कर देगा। भई अभी कुछ नहीं हो सकता ना, अभी जब सरकार बने, लोग विधायक बन जाए, अभी तो कोई विधायक ही नहीं हमारे यहाँ है। तो कोई विधायक ही नहीं है, विधायक बन जाए, सरकार बन जाए, जो सबसे अच्छा काम करके दिखाएगा जनता के लिए, जो जनता के लिए सबसे ज़्यादा सुलभ रहेगा, उपलब्ध रहेगा, उनके लिए लड़ेगा, कमी पूरा करेगा। लेकिन चुनौती भी बड़ी है यहाँ पे, गोंडा में चुनौती बड़ी है कि सीटें निकालना। आप कह रहे हैं कोई विधायक नहीं है तो विधायक बनाएँगे कैसे? भाई एक बैग तो काम हो नहीं जाएगा, तुरंत उतारे और तुरंत काम हो गया। इसके लिए पहले से ही काम करना होगा तो कैसे आप लोग इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? कैसे यहाँ पे आप सीट निकालेंगे? देखिए, विधायक तो जनता बनाएगी और जनता के बीच परिवर्तन की लहर चल गई है। आप बताएँ, इस जिले में हमारे कोई किस चीज़ पे भारतीय जनता पार्टी वोट पाती है? कोई ऐसा मुद्दा उनके पास नहीं है। सिर्फ़ उन्होंने हिंदू-मुसलमान को बात करके नफ़रत की और ये झगड़े की, लड़ाई की बात करने के अलावा कोई ऐसी स्कीम ऐसा कोई नहीं है। रोज़गार के मामले में सबसे ज़्यादा फ़ेल रहे हैं। किसानों की आय दुगना करने, किसानों की कर्ज़ माफ़ी करने। मैं आपको बताऊँ, बड़े शर्म की एक बात हमारे यहाँ घटना घटी है गोंडा में परसों। 2 बच्चे एक किसी प्राइवेट, बिल्कुल उसको प्राइवेट क्या, एक बगैर किसी एक ऐसे अस्पताल जिसका कोई नाम भी नहीं है, 2 मासूम बच्चे नवजात वहाँ खत्म हो गए और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे आप वायरल सुनिए, है। खत्म हो गए। परिवार के लोग आए, सीएमओ डॉक्टर रसीम शर्मा जो हैं यहाँ पर, उनसे उन्होंने कहा, कुछ लोग थे, मीडिया के लोग भी थे कि भई ऐसा-ऐसा हुआ है, एक प्राइवेट अस्पताल, वो भी बगैर किसी नाम-ग्राम का, कोई उसका संचालक का नहीं पता, कुछ नहीं पता है। वहाँ 2 बच्चे नवजात शिशु, वो उनकी डेथ हो गई है। वो लोग महिला अस्पताल से उनको रेफर किया गया था। एक पूरी एक गैंग चल रही है एक पूरा। तो इतना शर्मनाक और संवेदनहीन बयान रसीम शर्मा का था कि 2 मर गए क्या होगा? 1000 जिंदा हैं, जाके लड्डू खाइए। मतलब 2 बच्चे मर गए, जिसका बेटा मर गया है, उसके लिए उसके दिल से पूछिए। और रसीम शर्मा ये कह रही है सीएमओ कि कोई बात नहीं है, 2 मर गए, 1000 जिंदा हैं, जाके लड्डू खाइए। तो ये सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन है। रसीम शर्मा नहीं संवेदनहीन है, क्योंकि जब सरकार संवेदनहीन है, तो उसी तरह से उनके अधिकारी भी संवेदनहीन हैं। उनका तो निलंबन हो जाना चाहिए था अब आपके तक। पार्टी के ही नेता हैं, वो तो कहते हैं कि सरकार में अधिकारियों के सामने नेता गिड़गिड़ाते हैं। तो भाई जब अधिकारी सुन ही नहीं रहे हैं,
इस सरकार में मंत्रियों की, तो फिर नेता क्या करेगा बेचारा? हमने क्या कहा? ये दिक्कत लखनऊ की है। भई जो नहीं चल रही है, ये सारी चीज़ें क्या कहा है? हमने कहा कि मुखिया ही संवेदनहीन है ना। जब मुखिया ही संवेदनहीन होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है अधिकारी और जितने लोग हैं वो भी संवेदनहीन हैं। तो क्या मतलब है भाई? बच्चे मर गए मतलब इतनी बेशर्म बात कि मतलब वो हंस के बोल रही है कि चलिए 2 बच्चे मर गए और 1000 जिंदा है जाके लड्डू खाइए। जिसके घर के बच्चा मर गया होगा वो लड्डू खाएगा जाके? जिसके घर का बेटा मर गया होगा वो जाके लड्डू खाएगा? उसको तो सस्पेंड होना चाहिए, इस पे मुकदमा लिखा जाना चाहिए था। कुछ नहीं हो रहा है इसमें, कानून व्यवस्था बहुत खराब है, लैंड ऑर्डर स्थिति बहुत खराब है। थानों, तहसीलों में ज़बरदस्त उगाही हो रही है। कहीं पर भी कोई गरीब जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप कह रहे हैं कि कैसे 7 सीट जीतेंगे? यही जनता जो बिल्कुल इस सरकार से उत्पीड़ित है, जो इस सरकार से अपमानित है, इसके साथ जो धोखा हुआ है, यही जनता पे परिवर्तन करेगी और यही यहाँ से 7 की 7 सीटें जिताएगी। बीजेपी के पास यहाँ पर एक मजबूत चेहरा है, ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि जिस दिन हमारे बेटे चुनाव यहाँ पे हार जाएँगे, उस दिन बीजेपी खत्म हो जाएगी, ये समझिएगा। तो उनके बेटे भी यहाँ चुनाव लड़ते हैं। उनके सामने आपकी पार्टी से कैंडिडेट कौन होगा और चुनाव हराएगा कौन? पिछली बार सूरज सिंह चुनाव हारे, इस बार क्या तैयारी है? कोई चुनाव हरा सकता है? या कोई ऐसा नेता आपकी पार्टी में है जो ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने खड़ा हो सके? जो डट के मुकाबला कर सके आज की डेट में? देखिए, सबसे बड़ी ताकत जनता की है। सबसे बड़ी ताकत जनता की है। आपने नेपाल में देखा 24 घंटे में बना हुआ एक एक पूरी सरकार चली गई। जनता की ताकत, नौजवानों की ताकत ने 24 घंटे में नेपाल की सरकार है। तो जनता चाहेगी तो इस पूरे प्रदेश को बदल देगी। उससे बड़ जनता की ताकत से बड़ा किसी की ताकत नहीं है। मैं मानता हूँ कि जनता की ताकत और जनता इस वक़्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी जैसे 2024 में तो हारी ही है, 2027 में उससे बड़े अंतर से हारेगी। कैसे क्लियर हैं आपकी 2027 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी? 2024 में हारी है कि नहीं हारी है? अब अयोध्या से आते हैं, अयोध्या की सीट अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो उसके लिए कौन सी सीट सुरक्षित है इस प्रदेश में? नहीं है ना। तो इसलिए उससे ज्यादा वो तो लोकसभा का चुनाव था, थोड़ा बहुत लोग सेंट्रल की तरफ या केंद्र की तरफ झुकाव करके मान लीजिए गए भी होंगे। यहाँ हम जन गांव में चलते हैं, लोगों में चलते हैं, गांव में इतनी लोगों में पीड़ा है, इतनी उदासीनता है, लोग इतना नाखुश हैं कि हम कह रहे हैं कि वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव कब आएगा और इस गरीब किसान, महिला, छात्र, नौजवान विरोधी सरकार को मुखाड़ के फेंकेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक मामला रहा, आपके भी संज्ञान में होगा। एबीवीपी के छात्रों पर लाठियाँ भाजी गई। तो उसके बाद इसी सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर। उनका बयान जो रहा, वो भी आपने सुना होगा। क्या जब एबीवीपी के छात्र अपनी ही सरकार में सुरक्षित हैं, कहा जाता है कि उन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं। और दूसरी तरफ अभी हाल-फिलहाल में एक मामला सामने आया गाज़ीपुर का, वो भी आपकी जानकारी में होगा। भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक उसके कार्यकर्ता पर पुलिस वाले लाठियाँ भाजते हैं और इस कदर भाजते हैं कि बेचारे की जान चली जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत निंदनीय है जो गाजीपुर की घटना हुई। वो तिवारी जी का क्या नाम है? उपाध्याय, हाँ उपाध्याय जी। मतलब वो विकलांग थे, लाइट बंद करके, मतलब ये सरकार हिटलर शाही पर है। तो जैसे एक जब किसी के मुंह खून लग जाता है, जब कोई खूंखार हो जाता है, कोई जानवर हो कोई भी हो, जब वो खूंखार हो जाता है तो वो कोई नहीं देखता अपनी कौम, अपनी बिरादरी, उसका पर कोई चीज है, वो सब पर हमला करेगा। कौन है? तो इशारा किसकी तरफ है? हमारी खून जो लग गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस पुलिस के मुँह में खून लग गया। वो ज़ाहिर-सी बात ये है कि वो इतना बिल्कुल बेलगाम हो गई है कि वो जिसको भी तमाम तरीके से फर्जी इनकी चाहती है, जिसका एनकाउंटर करती है, जिसको चाहती है मारती है। अब विपक्ष के लोगों को टारगेट करती है तो उसको भी मारते-मारते उसको अभी भूल गई कि हम इसको मारने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो मार करके थाने में जान ले ली गई। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि डॉक्टर्स ने उसमें रिपोर्ट में हार्ट अटैक बता दिया गया।
मतलब सबसे बड़ी, मैं आपकी कोई 1-2 मिनट और लूँगा। 2 मिनट 2 महीने 4 महीने पहले की बात है, हमारे इटिया थोक में एक मोटरसाइकिल मैकेनिक जो है, इटिया थोक के बगल में, उसकी हत्या हो गई। मैं बाहर था, परिवार के लोग रहे, तो मैं 15 दिन के बाद उसके घर पहुँचा। तो वही 34 साल का था। तो मैं उसके घर पहुँचा तो लोग रोने लगे, ये वो। हमने कहा, "क्या हुआ? मुकदमा-वकदमा तो लिख गया होगा, कहाँ है?" तो कहे, "भैया कुछ नहीं लिखा है, कुछ जानकारी नहीं है।" तो हम कहा, "घटना क्या हुई?" तो कहें, "घटना ये हुई कि रात को 8 बजे, साढ़े 8 बजे घर पे बैठा था, किसी का फ़ोन आया, तो हमसे ये कह के गए कि वो अभी हम आ रहे हैं।" औरत ने उसे बताया। फिर वो लौट के नहीं आए, तीसरे दिन हमें एक 10 किलोमीटर आगे एक झाड़ी में उसकी लाश मिली। मैंने वहाँ से इंस्पेक्टर को मिलाया, इटिया थोक को। हमने कहा कि, "इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ? इसमें मुकदमा कोई चीज़ लिखा जाना चाहिए था।" तो उन्होंने कहा कि, "नहीं मसूद भाई, उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें तो हार्ट अटैक आया है, हार्ट अटैक आया है।" तो मैंने कहा कि, "इंस्पेक्टर साहब, हार्ट अटैक सड़क पे आ सकता है, बैठे हुए आ सकता है, चलते हुए आ सकता है, लेकिन अगर सड़क पर उसके हार्ट अटैक आया मोटरसाइकिल से, तो 50 मीटर झाड़ी में से कैसे उसकी बॉडी चली गई? हार्ट अटैक आने के बाद झाड़ी में नहीं जा सकती।" कि, "नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते मसूद भाई, हम क्या कर सकते हैं?" हमने उसको पत्नी को बुलाया और दूसरे दिन आईजी अमित पाठक जी के यहाँ मैं गया। अमित पाठक जी ने के भी संज्ञान में थोड़ा बहुत था मामला, तो उन्होंने कहा, "हार्ट अटैक हुआ?" हमने कहा, "बिल्कुल हार्ट अटैक हुआ।" हम एक चीज़ का प्रश्न उत्तर चाहते हैं हाजी साहब आपसे कि अगर इसका हार्ट अटैक हुआ, उस व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति 50 मीटर झाड़ी में कैसे पहुँचा? तो उन्होंने कहा, "हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, ये बात आप सही कह रहे हैं।" तो हमने कहा, "नहीं, इसकी जाँच करें।" उन्होंने एसपी गोंडा को लिखा और इसकी स्पेशल जाँच के लिए एसओजी को ट्रांसफर किया। 1.5 महीने के अंदर वो सारे मुलजिम पकड़े गए, जेल गए और उसको बुला कर के हत्या की गई थी। आप समझ रहे हैं? उस मास्टर में हार्ट अटैक आया, ठीक है? और पुलिस ने कह दिया कि हाँ, हार्ट अटैक है। ये सब पूरी साजिश थी सारे लोगों की, पुलिस से लेकर डॉक्टर तक, सब मिले हुए थे। पैसा था, पैसा लिया लोगों ने, पीछे कौन होता है? सबसे बड़ा किसी ने तो हत्या की होगी। हत्या क्यों नहीं, जल गए ना। तो इसके पीछे कौन था? उसके पीछे ये था कि उसकी वो जो है, वो लड़का एक लड़की से बात करता था। उस लड़की की शादी हो गई, उस लड़की की शादी हो गई। उसके पति को पता चला कि ये लड़का हमारी पत्नी से बात करता है। तो उसने फ़ोन करके पत्नी से उसको बुलवा लिया, ठीक है? उसने पत्नी से फ़ोन करके बुलवा लिया लड़के को और फिर उसको मार करके झाड़ी में फेंक दिया। फिर उसने अपना पैसे के दम पर पुलिस और डॉक्टर को मैनेज कर लिया, ठीक है? 15 दिन तक उनके घर पुलिस मतलब नहीं आप गई। ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से पुलिस कार्य कर रही है? पुलिस और डॉक्टर, मैं कह रहा हूँ ना, इसकी जब अब गोंडा आप इसकी भाई इसकी आप जाइए, मैं आपको दे देता हूँ सारा चीज़, हमारे पास वीडियो भेज देता हूँ। एक चीज़ है, ये चीज़ मैंने करके भी दिखाया, जो हार्ट अटैक वाली बात, कि मैं जब गया उनके घर, तो हमने कहा कि कुछ हुआ, तो कहीं हमारे घर सिपाही नहीं आया। उस औरत ने कहा जिसके पति मरा हत्या हुई थी कि कोई नहीं आया। मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, कहें कि वो तो हार्ट अटैक है। तो चूँकि मैंने जो समझा कि उसकी बॉडी कहाँ मिली, बॉडी 50 मीटर सड़क के बाद एक झाड़ी में मिली। तो मेरे दिमाग में आया कि हार्ट अटैक के बाद वहाँ कैसे था? यही बात मैंने आईजी साहब से रखी। आईजी साहब के तो आईजी साहब ने पहले कहा, फिर उन्होंने हमारे समझ में आई, आईजी साहब ने कहा, "बात तो सही कह रहे हो।" फिर उन्होंने उसकी जाँच की, फिर जाँच करके जब उसके टेलीफ़ोन के रिकॉर्ड खंगाले गए कि किससे बात हुई, किसने बुलाया, उसको पकड़ा गया। फिर ला करके फिर वो पति, पत्नी वो सारे लोग जेल गए। तो इसमें उसमें मुझे लड़ाई लड़नी पड़ी। मैंने लड़ाई लड़के इंसाफ दिलाया। तो इस सरकार में सब कुछ संभव है। अच्छा, हम एक दिन बैठे हुए थे, आपके ही समाज के एक नेता हैं, नाम नहीं लेंगे, उन्होंने एक बात कही कि अच्छा हुआ कि मैं चुनाव नहीं जीता। चुनाव जीता होता तो शायद आज़म खान के बगल वाली बैरक मेरी होती। आपको भी कभी ऐसा लगा, अगर मैं चुनाव जीता होता या विधायक होता, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता था? कि इस सरकार में कुछ भी हो सकता है। भाई, इस सरकार में कुछ भी हो सकता है। किसी भी अपोज़िशन, किसी भी विपक्षी लोगों के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाए, किसी के खिलाफ हो सकता है। इसमें बिल्कुल जीते ना जीतने के बाद नहीं, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? ये कोई तो सरकार वजह होगी। नहीं, ये सरकार पूरी तरह से विध्वंस के रूप में काम करती है और ख़ास तौर से अगर वो मुस्लिम समाज से आता है, तो उसके प्रति ज़्यादा ही सरकार का मोहब्बत और उनकी कर्म फरमाइयाँ उनकी उनके ऊपर आशीर्वाद ज़्यादा हो जाता है। मुस्लिम देखने के बाद प्यार लुटाने लगते हैं, हाँ? हाँ, ज़्यादा कुछ ज़्यादा हो जाता है। एक तो विपक्ष में हो और ऊपर से अगर मुस्लिम हो, तो सोने पे सुहागा। मुस्लिम कह रहे हैं तो कोई कहता है कि
ब्राह्मण देखने के बाद ये सरकार खूब प्यार लुटाती है। देखिए, सरकार मैंने कहा कि ये सरकार से कोई खुश नहीं है। आप ब्राह्मण अभी एबीपी कौन-सी स उनकी उनका फ्रंटल ऑर्गनाइज़ेशन है, क्यों? वो उनसे नाखुश है, उनके खिलाफ नारे लगा रही थी। अभी एबीपी के एक कार्यक्रम में जाना था, मुख्यमंत्री जी को नहीं गए, है ना? तो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, दिल्ली लखनऊ के बीच लड़ रहा है, लखनऊ के लोग जिले के बीच में लड़ रहे हैं, आपस में बहुत लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी में। बहुत ज़बरदस्त लड़ाई है, खींचातान है और ये खींचातान मैंने क्या कहा 2027 में मतलब ये बीजेपी मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 डिजिट में रहेगी भारतीय जनता पार्टी, गारंटी कह ले रहा हूँ। पक्का है? मैं पक्की बात कह रहा हूँ, फिर से आप मेरा स्टेटमेंट ले लेना, भारतीय जनता पार्टी 2 डिजिट में आएगी। 2027 में सिर्फ डबल डिजिट में रहेगी? डबल डिजिट में भाजपा रहेगी। सीटें कौन सी निकल सकती हैं भाजपा की? हमने कहा सीटें तो भारतीय जनता पार्टी कुछ 2 डिजिट में आएँगी, वो जीतेंगी। 2 डिजिट तो 100 के अंदर हो गया ना, हुँ, हुँ। 100 के अंदर हो गया। हुँ। तो उतनी सीटें रहेंगी, जहाँ से जीतनी होगी वहाँ जीतेंगे कहीं न कहीं। बड़े नेता अपनी सीट बचा पाएँगे या नहीं? सबसे ज़्यादा बड़े नेता हारेंगे। हाँ, जितने मंत्री हैं ये तो नहीं जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री चुनाव नहीं जीतेंगे मैं कह 27 रहा में? हूँ कि 90% सारे मंत्री चुनाव हारेंगे, ये आप लिख लीजिएगा। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का क्या होगा? केशव प्रसाद मौर्य तो पहले ही हार चुके हैं। इसीलिए पूछ रहे हैं कि नहीं वो दोबारा क्या नहीं वो होगा? लड़ेंगे नहीं। मैं आज लिख देता हूँ, वो लड़ेंगे नहीं और बाकी मंत्री हारेंगे। केशव प्रसाद मौर्य चुनाव ही नहीं लड़ेंगे? हमें तो नहीं लगता हिम्मत जुटा पाएँगे वो चुनाव लड़ने की अब। मुझे नहीं लगता वो चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा पाएँगे। ऐसी हार दी है आप लोगों ने। नहीं, ऐसी हार दी है और ऐसा डर है। उन्हें डर भी रहे हैं? 27 में डर रहे हैं ना कि जनता बहुत बुरी तरह से हराएगी तो एक बार हारें, दोबारा फिर हार जाएँ तो पिछले दरवाजे से एमएलसी बन के रहें तो मौर्य जी इसी में कोशिश करेंगे। आपके पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव जी और केशव प्रसाद मौर्य, दोनों का मामला क्या है? कभी ये उनको बुलाते हैं, कभी वो उनको कुछ कहते हैं, मामला क्या है? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी इस देश के लीडर हैं, इस प्रदेश के लीडर हैं। मौर्य जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश जी को अनाप-शनाप कहने के लिए रखा है, उन पर कटाक्ष करने के लिए रखा है, ठीक है? उन पे तंज करने के लिए रखा है, सिर्फ इसलिए उनको उनको मंत्री बनाया रखा है, बाकी उनका तो कुछ आधार जनाधार है नहीं, अपनी सीट नहीं जीत पाए हैं, तो इसलिए वो रखे गए हैं, कि वो अखिलेश यादव जी पर आ कुछ चूँकि वो पिछड़े समाज से आते हैं, तो वो कुछ ना कुछ उनके ऊपर टारगेट करें, कुछ उन पर हमला करें, कुछ उन पर तीखे बेहुदा उन पर सवाल करें, बेहूदी बात लिखें, इसलिए बेहूदी बात लिखने के लिए उनको मंत्रिमंडल में रखा गया है। नेता कभी-कभी ऑफर भी दे देते हैं केशव प्रसाद मौर्य को, बड़ा प्यार लुटाते हैं कि इतने विधायक लेके आइए, आपका काम हो जाएगा। हो जाएगा काम? 2017 में ज़ाहिर-सी बात ये है कि जो पिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उसको एक उम्मीद थी। ये प्रदेश अध्यक्ष थे और ये चेहरा चर्चा थी कि एक पिछड़ा मुख्यमंत्री बन सकता है और उसमें चेहरा इन्हीं का था। तो ज़ाहिर-सी बात ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने तो धोखा दिया, पिछड़े समाज को धोखा दिया, मौर्य समाज को धोखा दिया, है ना? तो पार्टी तो ने कहा है कि ठीक है, कितनी भी हमारी अनबन हो आपसे, ठीक है? आप 100 ले आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं, हमारी पार्टी आज भी कह रही है। क्या केशव प्रसाद मौर्य की दुखती रग पर हाथ रखते हैं अखिलेश यादव? मज़े लेते हैं कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया? अच्छा ये बताइए, अब इसके लिए ज़िम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, मज़ा तो भाजपा ले रही है, लिया उन्होंने। भई खेला तो भाजपा ने किया। भाजपा ने उनको दिखा करके पूरे प्रदेश में दौड़ाया, मौर्य समाज में दौड़ाया, पिछड़े समाज में दौड़ाया कि आप दौड़िए, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे और फिर उसके साथ उनके साथ कांड कर दिया। कांड कैसा हो कांड? कैसा कांड कर दिया? कांड कर के अपने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो इससे बड़ा और कांड क्या हो सकता है? वही एक अपेक्षा थी, एक उनको थी, एक उनके मन में जो सीएम बना दिया, बगल बैठाते हैं। डिप्टी सीएम बनाते हैं। एक बार मुख्यमंत्री जी कहीं 4-6 दिन के लिए बाहर चले गए थे, तो इन्होंने अपना कोई नेम प्लेट लगा दिया था, सुनाई मारा है। आने के बाद वो नेम प्लेट उठा के बाहर दिया गया बाहर, यही सम्मान मिला इनको। हाँ, 4-6 दिन के बाद हाँ, जब मुख्यमंत्री जी लौटे, तो जो नेम प्लेट लगा था कहीं, हाँ, उसको उठा के डस्टबिन में बहा दिया गया। हाँ। यही सम्मान उन्हें वहाँ मिला है। सीएम का लगा दिया था क्या? नहीं, लगाया तो अपना ही था, लेकिन सीएम की जगह पे लगा दिया था। कुर्सी हथियाने के चक्कर में थे का? मतलब इनको लगा कि नहीं साहब वो नहीं है, हाँ, मुख्यमंत्री जी बाहर नहीं है इस वक़्त, हाँ, तो अब ज़ाहिर-सी बात है ना, तो उनके तरफ कुछ दिन 2-4 दिन कम से कम हम उसकी शोभा बढ़ा लें, जब हमारा नेम प्लेट लग जाए, लगा तो मुख्यमंत्री का ही था, हाँ, है ना? लेकिन अब ये चीज़ उनको मानना चाहिए, वो जैसे आए मुख्यमंत्री जी पता चला वो नेम प्लेट डस्टबिन में चला गया।
सिर्फ बैठे-उठे होंगे? हमें तो नहीं लगता कि हिम्मत जुटा पाए होंगे, नेम प्लेट तक तो सुनाई दिया था भाई, जो हाँ, मीडिया आपकी मीडिया के लोगों ने बताया था और खबर चली थी। ब्रजेश पाठक के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कई ब्रिजेश छापे-वापे मारते हैं, अभी आपने एक अस्पताल का मामला बहरहाल बताया मैं कह रहा और हूँ, सोशल मीडिया पे वायरल भी है। देखिए सबसे खराब हालत स्वास्थ्य की है। ब्रजेश पाठक जी का मोहकमा बिल्कुल फेल है और स्वास्थ्य की हालात इतनी खराब है, मतलब महिला अस्पताल में कोई मरीज लेके जाता है डिलीवरी के लिए, तो वहाँ के जो स्टाफ हैं वो दूसरे प्राइवेट अस्पतालों से छोटे-मोटे नान हैं, उनसे वो संपर्क में रहते हैं। कहते हैं यहाँ जगह नहीं है, आप फला जगह, तो उनको वहाँ से रहता है 5,000 10,000 रुपए को उन्हें कमीशन मिलता है। ये जो 2 बच्चे मरे हैं, ये महिला अस्पताल से ही ट्रांसफर किए गए थे, कि नहीं यहाँ जगह नहीं है, ये सब कह के वहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसलिए सबसे ज़्यादा एक जो बुरी हालात है वो स्वास्थ्य में है, मतलब एकदम कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं है। अब जिला अस्पताल पे चले जाइए, महिला अस्पताल पे चले जाइए, सीएचसी पीएचसी पर कोई चीज, कोई दवाई नहीं, कोई किसी का देख रेख नहीं। बहुत ही बुरी स्थिति स्वास्थ्य विभाग का इस वक्त है। भाजपा के लोग कहते हैं कि बड़ा काम हो रहा है, लगातार व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है, काम कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बन गया है, 5-5 लाख तक लोगों का इलाज हो जा रहा है, दवाएँ मिल जा रही हैं, डॉक्टर भी अच्छे-अच्छे हैं। आयुष्मान कार्ड भाजपा ने तो बनाया नहीं था, ये तो यूपी गवर्नमेंट में बना शुरू हुआ था स्कीम। आयुष्मान कार्ड बीजेपी ने नहीं बनाया लोग था। कहते हैं नहीं, मैं क्या कहते हैं भाई, ये आयुष्मान कार्ड, ये जो स्कीम कौन लाया था? ये तो मनमोहन सिंह की सरकार की स्कीम थी। तो ज़ाहिर-सी बात है वो चल रही है। डॉक्टर कितने अच्छे हैं, गोंडा में ये न्यूरो मेडिकल कॉलेज है। इस मेडिकल कॉलेज में एक न्यूरो सर्जन नहीं है। अब आप समझिए, एक न्यूरो सर्जन नहीं है, एक डीएम मतलब हार्ट का, एक डॉक्टर नहीं, मतलब मेडिकल कॉलेज में इतने डॉक्टर आप बता रहे हैं जिसमें न्यूरो सर्जन नहीं होगा, एक हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं होगा। सबसे ज्यादा हार्ट की दिक्कत होती है लोगों की, आ जा रही है। हैं? मतलब ये कंपल्सरी होना चाहिए हर मतलब उसमें कि कम से कम एक न्यूरो सर्जन जिसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ हो, हार्ट का डीएम होना चाहिए। ये तक नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा नहीं है, तो आप समझ सकते हैं बाकी क्या जगह पर क्या होगी। संविदा पर लोगों को रख करके बीएमएस और एमबीबीएस वाले जो हैं, उन्हीं से अपना ये अस्पताल चलवा रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम की अगर हम बात करें, तो थोड़ा-सा एक आम नागरिक होने के नाते, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप इसको थोड़ा-सा किनारे कर दीजिए। आम नागरिक होने के नाते इन दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या कोई एक्शन ये लोग अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं? कुछ नहीं, इनको कोई अधिकार नहीं। ये लोग सिर्फ जा सकते हैं। मैंने कहा कि ना इनको ये दोनों लोग तो अपने दोनों विभाग में फेल हैं। फेल हैं और कोई भी दोनों लोगों के जो पास विभाग हैं, वो दोनों लोग मौर्य जी के पास कौन विभाग है हम जानते भी नहीं हैं। मुझे नहीं पता। पहले तो पीडब्ल्यूडी था, तो पता था। मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं आपके नेताजी मैं कह और रहा हूँ, इतना जानकारी अच्छा नहीं मुझे रखते। मैं तो भाई पाठक जी के बारे में तो जानता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मौर्य जी के पास कौन-सा विभाग है। पीडब्ल्यूडी था, तो एक फेमस विभाग था, तो लोग जानते थे। इस बार कौन-सा विभाग है पता नहीं, उस विभाग की हम लोगों को जानकारी भी नहीं है। चुटकी ले रहे हैं क्या? नहीं, हमें नहीं मालूम है भई। अब जैसे कोई बड़ा विभाग होता तो जानकारी होती। जैसे स्वास्थ्य विभाग बड़ा विभाग है। स्वास्थ्य विभाग एक बड़ा विभाग है। बड़ा विभाग क्यों नहीं है उनके पास? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं आप? कि क्या क्यों? लग आपको क्या लगता है? क्यों नहीं है? अब कुछ नहीं, चुनाव हारे थे क्या इस वजह से? नहीं हारे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें उनकी हैसियत बताई है कि भाई आप पिछड़ी समाज से आते हो, तो थोड़ा हिसाब से रहो। हाँ, बहुत आगे मत बढ़ो, बस ठीक है, तुम्हारा वही कुर्सी जो है स्टूल पर बैठाया जाता है ना उन्हें, तो उनसे कहा गया कि नहीं तुम्हारी जगह सोफ़ा नहीं है, आपकी जगह स्टूल है, स्टूल पर ही रहो, तो स्टूल पर बेचारे खुश हैं। अब अंदर से खुश है नहीं क्यों, लेकिन बाहर से तो कहते हैं कि अभी स्टूल पे खुश हैं। बड़ी चुटकियाँ ले रहे हैं आप केशव तो प्रसाद फिर की। क्या गलत है? स्टूल पे नहीं बैठाए गए? भाई स्टूल पे नहीं बिठाए गए। आज की तारीख में मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके इस चैनल से बोल रहा हूँ, कमेंट में लोग बताएँगे कि जैसे पाठक जी के जो है विभाग के बारे में, जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में लगभग सब लोग जानते हैं कि वो था। अगले बार जब वो लोक निर्माण मंत्री थे, तो सब लोग जानते थे। इस बार हमको लगता है कि आपके जो लोग देख रहे होंगे, इसमें आधे लोगों को नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता है कि वो कौन से विभाग के मंत्री हैं, है ना? तो ज़ाहिर-सी बात ये है कि उसका कहीं पर भी जो सरकार में जब सरकार रहती है, तो उसके विभाग से आँका जाता है मंत्री को। उससे जगह बड़े विभाग, ज़िम्मेदारी वाला विभाग मिलता है, तो लोग मानते हैं कि इनकी सरकार में कद्र है, वेट है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब विभाग हम नहीं जान पा रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं उनके बारे में? इससे थोड़ा-सा हट के अब हम बताते हैं कि आपके समाज का पूरे प्रदेश में
सबसे बड़ा नेता कौन है? आज़म खान के लिए कहा जाता है, कि इस बार समाजवादी पार्टी ध्यान नहीं दे रही उन पर। लगातार समाजवादी पार्टी अनदेखी कर रही है। नहीं तो अब तक आज़म खान साहब बाहर होते। मदद नहीं हो पा रही है उनकी जिस तरीके से होनी चाहिए। तो प्रदेश में आपके समाज का सबसे बड़ा नेता कौन? देखिए, नो डाउट हमारे समाज का, हमारे पार्टी का, हम पहले राजनीतिक पार्टी है तो हम पहले पार्टी की बात करेंगे। हमारे पार्टी का सबसे बड़ा नेता आज़म खान साहब हैं, इसमें कोई दो राव नहीं, नो डाउट। बिल्कुल हमारे पार्टी में सबसे बड़े नेता मुस्लिम चेहरे आज़म खान साहब हैं। आज हाँ, की डेट में भी आज़म खान आज सबसे बड़े नेता? हाँ, बिल्कुल है, हमारी लीडरशिप मान रही है। हम आज के तारीख में भी हमारे पार्टी में सबसे बड़े लीडर आज़म खान साहब हैं। पूरी पार्टी ध्यान दे रही है। उनके मुकदमों में उनके जो कानूनी सहायता हो सकती है, इस वक़्त सरकार क्या कर सकती है? भाई सरकार इसका तो कानूनी मदद देने के लिए जितना भी माननीय अखिलेश यादव जी कोशिश कर रहे हैं, उनके परिवार से बात करके वो उन्हें दिया जा रहा है, उन्हें मिल रहा है। सरकार बनने पर जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि फिर उनके साथ न्याय होगा और जितने भी गलत और फर्जी तौर पर जो भी कुछ उनके ऊपर इल्ज़ाम और लगाए गए होंगे, वो सारे खत्म किए जाएँगे। गुंडा की अगर हम बात कर लें, तो गुंडा का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है आज की डेट में? किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव इस गुंडा में है? देखिए, मुझे इस बात कहने में कोई गुरेज़ नहीं है कि भई इस वक़्त ब्रिजभूषण सिंह जी गोंडा या आस-पास के जिले मंडल में भारतीय जनता पार्टी के हमको लगता है प्रदेश के इस बड़े सबसे बड़े नेता हैं वो, है ना? तो इसलिए ज़ाहिर-सी बात है वो सरकार में हैं, उनका एक बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है और खुद से बहुत बड़े नेता हैं। तो फिलहाल तो सरकार में हैं और सारी चीज़ है तो ज़ाहिर-सी बात है वो बड़े नेता हैं। और ठाकुरों के सबसे बड़े नेता की बात करें तो आपकी समझ से? जैसे आपके चाचा ने तो बता ही दिया है, शिवपाल चाचा ने। लेकिन अगर आपकी समझ की बात करें तो आपकी समझ से कौन? मेरे मेरी समझ से ठाकुरों में सबसे बड़े नेता राजा भैया नहीं हो सकते, ठाकुरों के सबसे बड़े नेता ब्रिजभूषण सिंह ही हो सकते हैं। क्योंकि जैसे वो देश प्रदेश हम देखते हैं जहाँ पर जितनी उनकी एक्टिविटीज़ है, जितना वो आते चलते फिरते हैं, जाते हैं, जितनी उनकी पहुँच दूसरे प्रदेशों से लेकर के इस प्रदेश में है, तो मुझे जो मेरी मेरी अपनी आकलन है, कि इस प्रदेश में उनसे बड़ा तो कोई ठाकुर लीडर समझ नहीं। मौके पे जो सबसे बड़े क्षत्रिय नेता हैं, वो ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं। जी हाँ, बिल्कुल मेरा नज़रिया है। हाँ, जी। अच्छा ब्रिजभूषण शरण सिंह और पंडित सिंह, ये 2 बड़े नाम आपके यहाँ से। अगर इन दोनों की बात करें तो सबसे बेहतर कौन? ब्रिजभूषण शरण सिंह या पंडित सिंह? देखिए पंडित सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत लोकप्रिय थे, जनता से जुड़े हुए थे, बहुत सुलभ थे, उनका किसी से कोई मुकाबला नहीं था। अब वो नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, हम लोग उनके पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात ये है कि हमारे पार्टी में भी बहुत बड़े नेता थे और अपने समाज के भी वो नेता थे। अगर पंडित सिंह के लिए कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पंडित सिंह जी के बहुत हमारे करीबी थे और हम लोग उनके ना होने का एक बहुत बड़ा गैप महसूस कर रहे हैं। हमारी पार्टी महसूस कर रही है, हम लोग भी एक गैप महसूस कर रहे हैं पंडित सिंह का ना होने का और मैं यही कहता हूँ कि ज़ाहिर-सी बात है कि उनके परिवार के लोग राजनीति में है ही हैं, है ना? जब तक चुनाव ना जीते, सरकार ना बने, तब तक किसी की क्षमताओं का, किसी की प्रतिभा का, हमारे ही प्रतिभा किसी के भी, वो चीज़ आप आकलन नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि भई उनका परिवार भी उनके पदचिह्नों पर चल कर के लोगों की और जनता की सेवा और सम्मान और उसी तरह से सुलभता, उपलब्धता बनाए रखेगा और पंडित जी को ये ज़िला हमेशा याद करेगा। और ब्रिजभूषण सिंह के लिए अगर कुछ कहना हो तो? देखिए, ब्रिजभूषण सिंह जी के साथ में कभी उनके दल में नहीं रहा। भई कभी हमारा इत्तेफ़ाक नहीं हुआ। अरे यार! मैं क्यों नहीं जानता हूँ यार, ब पूरा देश जानता है ब्रिजभूषण सिंह को, तो मैं क्यों नहीं जानता हूँ? तो ब्रिजभूषण सिंह के लिए मैं ज़ाहिर-सी बात ये है, मैं इतना जानता हूँ कि लोग इसी सड़क से तमाम लोग उनके यहाँ जाते भी हैं, लौट के हमारे यहाँ भी आते हैं। तो लोग कहते हैं कि भैया गए थे, पेड़ा मिला, पानी मिला, सम्मान मिला, बैठे थे, जो भी बात कही अपनी सुनी। हम हमारा कभी मुलाकात कभी उनकी शादी-ब्याह में, कहीं फंक्शन में होता है या उनके घर कोई आयोजन-परायोजन हुआ, दुःख-सुख हुआ तो हम जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं और कहीं भी मिल गया। बाकी हमारा कोई राजनीतिक उनसे कभी कोई संपर्क नहीं रहा, हम किसी कभी भी एक दोनों लोग एक राजनीतिक दल में साथ नहीं रहे, ठीक है? ब्रिजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से बयानबाज़ी करते हैं जिस तरीके से बयान देते हैं, कभी-कभी ऐसा लगता है कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी जॉइन कर सकते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह? जो कोई सच बोलता है, लोग उसको ऐसे ही कहते हैं। जब उनसे कुछ सच निकलता है, कुछ सच वो कह देते हैं,
तो मीडिया उसे समाजवादी पार्टी की तरफ देखने लगती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं रहता है। वो सच्चाई को कह देते हैं। कभी-कभार जैसे वो नहीं देखिए ब्रिजभूषण सिंह को इस बारे में अस्पष्टवादिता के लिए जाना जाता है, मुखर बोलने के लिए जाना जाता है। कभी-कभार वो अपने दल से विचारधाराओं से भी हट करके, पार्टी की अपनी नीतियों से भी हट करके कुछ बातें बोल देते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह स्पष्ट बोलते हैं। मुझे मुझे लगता है कि वो कुछ ऐसा बोलते हैं, जिससे लोग जो है अलग-अलग मीडिया के लोग उसपे अपना सोचने लगते हैं या अलग-अलग लोग उसपे ध्यान देते हैं कि भई इस बोल रहे हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है, अनुमान लगाने लगते हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि वो स्पष्ट बोलते हैं और कभी-कभार अपनी पार्टी की विचारधारा और पार्टी की नीतियों से भी थोड़ा बहुत मतलब जो जो उन्हें अच्छा लगता है बोल देते हैं। तो लोगों को लगता है कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ उनका झुकाव है। फिलहाल ऐसी मेरी जानकारी में कोई बात नहीं है, हमारी कोई ऐसी चर्चा मैंने कहा हमारे दल में नहीं रहे, हमारा कोई उस तरह से नहीं है। आना-जाना जब भी कहीं कार्यक्रम में मिल गए, किसी शादी-ब्याह फंक्शन में मिल गए तो सलाम-दुआ तो होते ही रहता है। तो फिलहाल पार्टी की तरफ से अभी कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि वो हमारी पार्टी में आ रहे हैं, ऐसा। आपकी पार्टी के ही नेता हैं डिम्पल यादव और अखिलेश यादव। अगर इन दोनों में चुनना हो, तो आप किसे चुनेंगे? सबसे बेहतर नेता कौन? डिम्पल यादव या फिर अखिलेश यादव? एक नाम लेना हो तो। आप बताइए, अखिलेश यादव जी हमारी पार्टी के लीडर हैं और पूरी जो पार्टी के सारे कार्यकर्ता उन्हें अपना आइडियल, उन्हें आदर्श मानते हैं। डिम्पल यादव जी एक बहुत ही मतलब इस तरह से कहिए कि सांसद रहती हुई, एक मुख्यमंत्री की पत्नी रहते हुई, जितनी वो शालीन हैं, सौम्य हैं, सभ्य हैं, हमें लगता है कि भारत में जो भी राजनीतिक महिलाएँ हैं, उनमें उनकी तरह इतनी बड़ी शख्सियत की कोई धर्मपत्नी होगी। अभी मैं देख रहा था एक फ़ोटो, वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है, वहाँ के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के क्या नाम है उनका? फडणवीस की बीवी, एक ऐसे कपड़े पहन कर के एक कार्यक्रम में आईं कि लोग तमाम कमेंट किए और करने लगे, है ना? एक और हमारे नेता की जो धर्मपत्नी ही मानिए डिंपल यादव जी, इतना सौम्य, इतना सरल, इतना सब, इतनी अच्छा पहनावा, इतनी धीमी बोल कि ज़ाहिर-सी बात ये है कि वो भी नेताओं के साथ-साथ हमारे सारे नाम लेना हो तो किसका लेंगे? अखिलेश यादव, डिम्पल यादव? नहीं, हम तो दोनों का लेंगे। दोनों को लेंगे। अच्छा, एक आपकी पार्टी के नेता हैं, सबसे चर्चित नेताओं में से हैं, अवधेश प्रसाद जी, हमारे यहाँ से सांसद हैं। तमाम आरोप उनके ऊपर भी लगते रहते हैं और आपकी पार्टी पर विशेष तौर पर लगते हैं कि राम विरोधी है, अक्सर लगते रहते हैं। और हम देख रहे हैं कि आपकी पार्टी के नेता गया जगन्नाथ जी जा रहे हैं, अवधेश प्रसाद। कहीं इसमें भी कोई राजनीतिक स्टंट तो नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के लिए पाखंड करते हैं। हमारे पार्टी के नेता धर्म के प्रति सही आस्था व्यक्त करते हैं। वही रामलला के दर्शन भी कई बार करते हुए मैंने अवधेश प्रसाद जी को देखा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बहुत बड़ा मंदिर इटावा में केदारेश्वर बनवा रहे हैं, ठीक है? जो खुद के व्यक्तिगत उनके अपने सहयोग से बन रहा है। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता है खुद से अपने सहयोग से कौन-सा मंदिर बनवा रहा है? जहाँ पर लाखों तो इसलिए ये नहीं है। हमारे पार्टी के लोग फ़र्क इतना है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का सम्मान करते हैं सभी। लेकिन अपने धर्म जो उनके हिंदू है, उसके प्रति उनकी पूरी आस्था है और जो जिस धर्म में है उसको पूरी छूट है कि अपने धर्म की, अपने मज़हब की, अपने उसकी अ, आस्था के प्रति वो अपना काम करे, सद्भाव और भाईचारा को बनाए रखे। आपने कहा कि पूरी छूट है आपकी पार्टी में, ठीक? अपने धर्म के प्रति पूरी छूट है। लेकिन आपकी पार्टी पे ही आरोप लगे। बागी विधायकों ने आरोप लगाया, रामलला के दर्शन नहीं करने दिए जा रहे थे। ये सब झूठी बातें, किसने रोका है बताओ? रामलला के दर्शन ये करने जो लोग पार्टी के गए और अभी अवधेश प्रसाद जी कई बार कर चुके हैं, पार्टी ने रोका उनको? रो-रो कर कहा था, अभय सिंह भी आए, उन्होंने बाकायदा भावुक हो देखिए गए। देखिए ये सब चीज़ ये सारी चीज़ जब सपा में नहीं थे, जब भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस वोट कर दिया, उधर से उन्हें फ़ायदा मिलना था और जो भी मिला उसके बदले में, तो ये सब सारी चीज़ें बा जब लोग भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, तब क्यों कहते हैं? भई समाजवादी पार्टी में रहते हुए कोई अभय सिंह कोई कमज़ोर आदमी नहीं है। एक बाहुली माने जाते हैं, कौन रोक रहा था? तो यहाँ पर एक आप समझ रहे हैं, जो व्यक्ति खुद का एक मंदिर इतना बड़ा आलीशान बनवा रहा हो, खुद से उसके घर में सारे धार्मिक अनुष्ठान होते हों,
माननीय नेताजी ने सैफई में इतना बड़ा हनुमान मंदिर बना दिया, वो खुद हनुमान भक्त थे। ये पूरी तरह से वो धार्मिक परिवार है, वो क्यों रोकेगा? किसी को नहीं रोकता है। जिसको जो जाना चाहता है वो जा रहा है। ये सब सारे लोग खाली भारत से निकल करके समाजवादी पार्टी को बदनाम करना है तो कुछ ना कुछ कहना है ना, तो सब बदनाम करने के लिए ऐसी बात तो बागी जो विधायक हैं, कुछ पर तो एक्शन हुआ, लेकिन कुछ पर अभी बाकी है। ये 2 तरीके से क्यों अखिलेश यादव देख रहे हैं? आखिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अखिलेश क्या यादव फिर से चुनाव लड़ेंगे बागी विधायक सपा से? नहीं, नहीं, वो तो बिल्कुल हमें नहीं लगता कि कम से कम जो बागी हैं वो फिर से लड़ेंगे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ लोगों को मौका दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, तो मैंने तुम्हें रिलीज़ कर दिया है। अब उतने लोगों को भारतीय जनता पार्टी मंत्री बना दे, तो बाकी को भी पार्टी रिलीज़ कर देगी कि आप भी जाइए, आप भी मतलब शपथ ले लीजिए। मंत्री बनने के लिए कहा कि आप मंत्री बनिए। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि सपा में रहते तो मंत्री नहीं बन सकते। अब पार्टी से निकाल दिया, तो वो मंत्री बन सकते हैं ना। जैसे मतलब सस्पेंड रहते हुए मिनिस्टर नहीं बन सकते। अगर पार्टी किसी को सस्पेंड करती है, उस टाइम पर वो मंत्री नहीं बन सकता और जब पार्टी किसी को निकाल देगी, कोई पार्टी, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो बन सकता है। असंबद्ध विधायक माना जाता है, असंबद्ध विधायक। तो अब जितने लोगों को पार्टी ने निकाल दिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रेम में गए थे, उन्होंने वोट दिया, तो पहले उतने लोगों को मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी बना देगी। राकेश प्रताप, अभय सिंह लोग अब मंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी को बनाना चाहिए, इसीलिए तो राष्ट्रीय बनाना अध्यक्ष जी ने चाहिए। भेज दिया ना, कि भाई तुमने गए हैं हर चीज़ तो इनको सम्मान दीजिए, इन्हें मंत्री बना दीजिए। जब उतने लोग बन जाएँगे, जो 2-3 लोग और बचे होंगे, उनको भी पार्टी निकाल देगी कि भई जाइए आप मंत्री मतलब बन जाइए। अगला अगला नंबर राकेश पांडे का भी हो सकता है। बागी विधायकों में रहे हमने राकेश पांडे। हमने क्या कहा पहले उतने लोगों को उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए ना, हाँ, उतने लोगों को सम्मान दे दें, फिर आगे की किस्त फिर भेज दी जाएगी, मंत्री बनने के लिए। और क्या? बागी बागी विधायकों को मंत्री बनने के लिए भेज रहे हैं, हाँ? हाँ, भेज रहे हैं और क्या? हमारे नेता ने तो यही कहा है। बन पाएँगे आपको लगता है? अब मैं क्या समझूँ कि बन पाएँगे, नहीं बन पाएँगे, अभी मौर्य जी का आप पूछ ही रहे थे, तो अब देख लीजिए उनके साथ क्या होता है, नहीं होता है, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है हमारे पार्टी के साथ धोखा किया है, दगा किया है, विद्रोह किया है, समाजवादी पार्टी के वोटों से, उनके मतदाताओं से चुन के आए थे और उन्होंने दगा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को इनाम के तौर पर तो उन्हें देना चाहिए कि उन्होंने भारतीय समाजवादी पार्टी से धोखा दे करके, दगा दे करके, एक अपने परिवार को दगा दे के आए हैं, तो उसका इनाम में उन्हें मंत्री तो दे देना चाहिए। अपर्णा यादव लौटेंगी सपा में? क्योंकि कभी चाचा गए थे और अब ये हैं, तो परिवार एक होगा आपके मुखिया का या फिर ऐसे ही चलेगा मामला? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं अपर्णा यादव जी के बारे में या उनके निजी तौर पे मैं कुछ नहीं देखिए माननीय शिवपाल यादव जी का एक बहुत बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, तो उनके बारे में तो था। उनको कार्यकर्ता भी चाहते थे, उनको लोग चाहते थे। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता था कि चाचा वापस आ जाएँ। हर कार्यकर्ता दिल से चाहता था और चाचा जी आए तो सब लोग धन्य हुए। तो वो ज़ाहिर-सी बात है उनके बारे में पार्टी में कोई चर्चा नहीं होती है। अपर्णा यादव के बारे में पार्टी का मतलब कार्यकर्ता कोई चर्चा नहीं करता। पार्टी में अपर्णा का कोई प्रभाव नहीं है। कोई चर्चा हमने सुना नहीं आज तक। उनके बारे में किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कभी कोई चर्चा नहीं सुना। शिवपाल जी जब तक पार्टी में नहीं थे, तो हर कार्यकर्ता ये मिल के आपस में कहता था कि चाचा आ जाते तो बहुत अच्छा रहता, चाचा आ जाते तो बहुत अच्छा रहता। शिवपाल यादव के लिए पार्टी का कार्यकर्ता क्या सोचता है? बिल्कुल सोचता हूँ वो क्या सोचता नहीं सोचता सरकार जैसे ज़ाहिर-सी बात है कि एक पार्टी के एक वो पिलर हैं, है ना? नेताजी के छोटे भाई और इस वक़्त पूरी तरह से वो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने के लिए, सपा की सरकार बनाने के लिए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी अपनी प्रतिभा और अनुभव का और अपनी ऊर्जा का वो पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और करके सरकार बनाने में अपना पूरा योगदान चाचा चाचा देंगे। है? 1-2 सवाल और आपसे कर लेते हैं। श्रीवस्ती से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आपने कहा कि आश्वासन मिला है। तो श्रीवस्ती से जब आप चुनाव लड़ने जाएँगे, तो लोगों के बीच जाकर क्या कहेंगे आप? मुद्दे क्या होंगे आपके लिए? देखिए मैंने कहा श्रावस्ती लोकसभा से मैं टिकट माँग रहा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे नहीं, नहीं लोकसभा के लिए। मैं लोकसभा का चुनाव की तैयारी कर रहा था श्रावस्ती से और मैंने पूरी तैयारी पूरी कर ली थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुशंसा थी उसपे, है ना? लेकिन लास्ट टाइम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा कि नहीं ठीक है, एक हमने एक जो उनकी सोशल इंजीनियरिंग के तहत उन्होंने कहा कि राम सिमरन वर्मा जी को लड़ा दीजिए, आप विधानसभा लड़ जाइए। ठीक है, अब विधानसभा वो कौन-सी लड़ाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है जल्दी वो बता देंगे। गोंडा भी हो सकती है, गोंडा में भी कहीं कोई भी? भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे साथ जिला अध्यक्ष मौजूद थे, जब ये बात हुई, श्री अरशद हुसैन जी और पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे जी, 2 लोग मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उन्होंने सीना ठोक करके कहा कि मसूद मैं 2027 में आपको विधायक आपको चुनाव लड़ाऊँगा। तो लेटर ने इतनी बात कही है तो बस मुझे पूरा भरोसा है।
क्या लगता है कि आपकी पार्टी टिकट लगभग कितने महीने पहले दे सकती है? जारी कर सकती है अपने कैंडिडेट या 2-3 किस्तों में जारी करेगी, कैसे जारी कर सकती है? कुछ अनुमान है आपको? हमें लगता है कि पंचायत चुनाव खत्म होने के साथ पार्टी अपने टिकटों की चरणबद्ध तरीके से शुरू कर देगी लोगों को वहाँ प्रभारी बनाना। लास्ट सवाल पे लेते हैं हम अयोध्या को लेकर। लोटर राम निषाद की बड़ी चर्चा है हमारे यहाँ से। आप एक बड़े नेताओं में शुमार हैं। तो ऐसे में गोसाईगंज में समाजवादी पार्टी के पास कौन-सा वो नेता होगा जो वहाँ से चुनाव लड़ सकता है? आप फिलहाल में आपकी नज़र में कौन दिख रहा है? लोटन राम निषाद लड़ेंगे या वहाँ से जो स्थानीय हैं, 2-3-4 लोग दावेदारी कर रहे हैं, उनमें से कोई होगा या कोई बाहर से आके कोई मजबूत चेहरा वहाँ पर चुनाव लड़ेगा? क्योंकि जो मुकाबला होगा, वो किसी बाहुबली से होगा जो माना जा रहा है। देखिए, जनता से बड़ा कोई बाहुबली नहीं है। मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ी बाहुबली इस प्रदेश की या देश की जनता है। लौटन राम निषाद समाजवादी पार्टी के ये एक बहुत ही लॉयल कार्यकर्ता हैं। बहुत ही साहसी का व्यक्ति है वो और ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है। आप कभी सोच सकते थे कि अवधेश प्रसाद जी सांसद होंगे अयोध्या से? अयोध्या से? कभी सोचा था? कि एक सामान्य सीट पर, एक अनुसूचित वर्ग का आप समझिए, अयोध्या सामान्य सीट है। एक अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति वहाँ से सांसद होगा, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि वहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करके ये कारनामा दिखाया कि नहीं दिखाया? वो तो दिख गया था जब हम वो लोग तो कवरेज दिख कर रहे गया। थे, कवरेज जब कर रहे थे, वहाँ पे पब्लिक से ओपिनियन ले रहे थे, तो उसी दौरान हमें लग गया था कि ये सीट भाजपा के हाथ से जा रही है। अभी आप फिर गोसाईगंज कवरेज कर लीजिएगा, भारत समाजवादी पार्टी जिसको भी टिकट देगी, जिसको भी टिकट देगी, वो विधायक बन के सदन में 2027 में पहुँचेगा। ये नहीं बता रहे हैं आप कि वहाँ लोकल का कैंडिडेट हो सकता है या बाहर का कोई हो सकता है? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा, लेकिन मैं जानता आपकी हूँ समझ से हम जानना चाह नहीं, रहे नहीं हैं। मेरे समझ से चूँकि जैसे आपने एक नाम ले लिया, तो मैं जानता हूँ कि वो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है? और मौका मिल सकता है लोटाराम निषाद को भी? इस बार ऐसे टिकट होंगे, ऐसे लोगों को मौका मिलेगा, जो बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि परिदृश्य में जनता के तो होंगे, हो सकता है लोगों की नज़र में ना हो। जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, चौंकाने वाले कैंडिडेट दे सकते हैं। चौंकाने वाले कैंडिडेट होंगे और जिताऊ कैंडिडेट होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। तो हमने मसूद आलम जी से बातचीत की, गोंडा को लेकर बातचीत की, कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की, गोसाईगंज विधानसभा को लेकर बातचीत की। सांसद अवधेश प्रसाद हैं, वो गया जगन्नाथ जी जा रहे हैं। कल उनकी कई सारी वीडियो सामने आई। इनकी पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लगते रहे कि राम विरोधी हैं। इन पर भी इन्होंने हर बात पर इन्होंने खुलकर जवाब दिया। तो इनकी बातें सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? साथ ही साथ वो बरगद का वृक्ष कौन है जिसने इनका टिकट काटने में अहम भूमिका निभाई थी? वो आप लोग ज़रूर बताइएगा।